स्टार्ट होने जा रहा है व्याख्या। सबसे पहले व्याख्या किसे कहते हैं, हमको ये जानना है कि व्याख्या किसे कहते हैं। तो व्याख्या कहने का मतलब है कि व्याख्या हम जब भी करते हैं किसी भी पंक्ति का या किसी भी लाइन का या किसी भी शब्द का, तो व्याख्या में कई तरह की बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वो सारी बातों को हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे कि कैसे की व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेनेशन किसी का भी कैसे दिया जाता है। व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। यानी कि सबसे पहले व्याख्या किसे कहते हैं, तो व्याख्या हो गया कि किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को व्याख्या कहा जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द है जिसको हम किसी को विस्तार से समझाए उसको कि हाँ ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उसे क्या कहा जाता है, व्याख्या कहा जाता है। ठीक है। अब व्याख्या न भावार्थ है न आशय है। कहने का मतलब कि व्याख्या न तो भावार्थ है, जैसे भावार्थ का भी हम बता चुके हैं कि भावार्थ कैसे लिखा जाता है। तो व्याख्या करने का मतलब न भावार्थ है न आशय है, यह इन दोनों से भिन्न है। यानी आशय और भावार्थ दोनों में से कोई नहीं है, ये दोनों से क्या अलग होता है। व्याख्या किसी भाव या विचार को विस्तार और विवेचन को कहते हैं। किसी को क्या करना, विस्तार करना और विवेचन करना, उसके बारे में निष्कर्ष निकालना। इसमें परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता होती है। यानी इसमें आप उस सेंटेंस से रिलेटेड, उस शब्द से रिलेटेड कुछ भी जो उसके लिए अच्छा हो, जो अच्छा लगे उसके लिए, वो आप दे सकते हैं अपने मन से। अपने पढ़ने आपके वो चिंतन शक्ति पे निर्भर करता है कि आप कितना सोच सकते हैं उसके बारे में, और जितना से जितना सोच सकते हैं वो क्या करेंगे, आप उसमें वहाँ पे लिख सकते हो उस लाइन के बारे में, उस पंक्ति के बारे में। जितनी से जितनी ज़्यादा उसके बारे में आप बता सके, किसी पर्सन के बारे में बता सके, वही क्या कहलाता है, जैसे व्याख्या कहलाता है। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर लिखने को है तो जितना से जितना हम जानते हैं उनके बारे में, वो सारी बातें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे व्याख्या में। तो व्याख्या हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, कि उसके बारे में विस्तार से किसी भी लाइन या किसी वर्ड को क्या विस्तार से किसी को समझा पाए। ठीक है, तो व्याख्या समझ गए हम लोग किसे कहते हैं। अब व्याख्या के प्रकार क्या पढ़ना हमको, व्याख्या का प्रकार। तो देखते हैं व्याख्या के प्रकार क्या है। तो व्याख्या के प्रकार से हमको समझ में आता है। तो प्रसंग निर्देशक व्याख्या का अनिवार्य अंग है। क्या है, प्रसंग निर्देशक। प्रसंग निर्देशक व्याख्या के क्या अनिवार्य अंग है। जो प्रसंग, जो लाइन, जो टॉपिक दे रखा है उसका व्याख्या अनिवार्य अंग है कि उसमें क्या दिया है। इसलिए व्याख्या लिखने से पूर्व प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहिए। यानी जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो उससे पहले क्या करेंगे, हम उसके जो भी शब्द दिया उसका उल्लेख जरूर करेंगे। उसमें जो भी लाइन से दिए रहेंगे या जो भी शब्द दिया रहेगा उसका उल्लेख करना है। पर प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए। जो हम उसके बारे में जो कुछ भी लिखेंगे उल्लेख करके, वो संक्षिप्त होना चाहिए। परीक्षा वन व्याख्या लिखते समय परीक्षार्थी प्राय 2-3 पृष्ठ में प्रासंगिक निर्देश कर सकते हैं, और कभी कभी मूल भाव से दूर जाकर लंबी चौड़ी भूमिका बांधने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसा करना, आप व्याख्या जब भी लिखते हैं परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या होता है कि हम 2-3 पृष्ठ यानी 2-3 पेज तक हम लिख देते हैं। तो ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं होगा। ठीक है, 2-3 पेज तक हमको नहीं लिखना है। ठीक है, ये देख लेना है। कभी भी क्या होगा ये, और मूल भाव से दूर होकर हम क्या लगते हैं अलग अलग बातें बनाने उसमें, तो ऐसा नहीं करना है व्याख्या में। उत्तम कोटि की व्याख्या में प्रासंगिक निर्देश संक्षिप्त होता है। ऐसी कोई बात न लिखी जाए जो अप्रासंगिक हो। यानी ऐसे कोई भी बात ना हो, उसमें न लिखा जाए जो उस टॉपिक से क्या हो, हटके हो। ठीक है, मान लीजिए हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करें और उसमें लगे हम कि राष्ट्रपति के पद को, क्या वो राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उसकी कितनी सैलरी होती है, लगे ऐसे तो प्रधानमंत्री की सैलरी से तुलना करें, तो ऐसा क्या है, ये सब गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। उत्तम कोटि की जगह प्रासंगिक निर्देश संक्षिप्त होते हैं, छोटा होता है। ऐसा कोई भी बात न लिखा जो अप्रासंगिक हो, यानी जो उस प्रसंग, जो लाइन दिया है, जो टॉपिक दिया उससे अलग हो। व्याख्या में ये ध्यान रखना है। अप्रासंगिक बातों को ठूस देने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यानी बिना जो मतलब की, बेमतलब की जो बातें होती है उसको क्या करते हैं हम, जब भी लाइन में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, एक अलग अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और वो सेंटेंस का मतलब बिगड़ जाता है। अतः परीक्षार्थी को बात ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या में कोई भी बात फिजूल और बेकार न हो। यानी हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम व्याख्या करते हैं उसमें कोई भी बात बेकार या फिजूल में ना आए, जो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए हमेशा। ठीक है,
व्याख्या में मूल भावों और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचना होना चाहिए। यानी व्याख्या जो जब भी लिखते हैं तो उसमें जो लाइन दिया है उसके मूल भाव कहना क्या चाहता है और समुचित और संतुलित विवेचना होती है। यानी कि ऐसी व्याख्या होनी चाहिए कि हाँ समझ में आए कि हाँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कुछ टॉपिक को हटाकर दूसरा टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करें उसकी व्याख्या करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्रता बुद्धि और किस चीज का स्वतंत्र बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। यानी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से क्या है काम लेने का पूरा अधिकार। परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार, यानी अपनी बुद्धि और विद्या के आधार पर करेंगे। विषय में के विवेचन में विचारों की सत्यासत्य का निर्णय किया जाएगा। इसके लिए विचारों का विवेचन में विचारों का सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। विचारों का विवेचन करते समय छात्र को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। याद रखना है, जब हम किसी पंक्ति का करते हैं हम व्याख्या, तो उसमें उसके गुण और दोष दोनों देखने हैं और विषय किस लिए लिखा जा रहा है। यदि वह चाहे तो उसके एक ही पक्ष का विवेचन कर सकता है, लेकिन अच्छी व्याख्या में विचारों या भावों को संतुलित विवेचना अपेक्षित है। जब भी हम अच्छा व्याख्या लिखना चाहते हैं तो उसमें विचार या भावों को क्या संतुलित विवेचना करना चाहिए। यानी एक निश्चित, ये नहीं कि 5 पेज में लिख दिए और उसका कुछ मतलब ही ना निकले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि छात्र मूल के भावों को से सहमत हो तो उसकी तर्क संगत पुष्टि करनी चाहिए, और यदि असहमत हो तो उसका खंडन भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब तर्क संगत जो लाइन दिया हुआ है, अगर उसको मूल भाव से वो सहमत है कि हाँ ऐसा हो सकता है ये सही है, तो उसमें वो अपना आंसर लिख सकता है। यदि वो लगता है कि नहीं ये लाइन क्या है गलत दिया है, तो उसमें अपनी असहमति और उसको गलत करके भी आप क्या कर सकते, उसका खंडन कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। खंडन करना मीन्स काट देना। व्याख्या में खंडन मंडन से पहले मूल भावों का सामान्य अर्थ अथवा भावार्थ लिख देना चाहिए। यानी जो भी हम काटते हैं, खंडन मंडन जो भी करना है, हमको काटना है छाटना है जो भी करना है, उससे पहले हम उस पंक्ति का भावार्थ जरूर लिखेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। भावार्थ पहले बता चुके हैं भावार्थ कैसे लिखा जाता है, ताकि परीक्षक यह जान सके कि छात्र ने उसका सामान्य अर्थ भली भांति समझ लिया है। यानी जिससे वो जो एग्जामिनर है वो समझ पाए कि जो व्यक्ति जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है उनकी लाइन क्या कर रहा है। ठीक है, व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय का इतना ही काम है। भावार्थ के बाद विषय को विवेचना होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम व्याख्या लिखने में सबसे पहले हम उसका भावार्थ लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसकी विवेचना, उसको उसी भावार्थ को विस्तार से हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो व्याख्या में सबसे पहले क्या करेंगे हम भावार्थ लिख लेंगे उसका, और उसके बाद उसको क्या करेंगे उसको अपना व्याख्या करना विवेचना करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब व्याख्या लिखने के लिए हमें लंबी पंक्तियां दी जाती है। व्याख्या लिखने के लिए हमें क्या कोई लंबी पंक्ति दी जाती है, उसकी व्याख्या करनी है। लेकिन अब एक दो पंक्ति का वाक्य अवतरण दिया जाता है। लेकिन अब के एग्जाम में हमारा एग्जाम टफ हो गया, जिसको सब एक ही 2 लाइन दिया जाता है, उसी की व्याख्या करनी होती है। इन 2 तरह का अवतरणों की व्याख्या लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब कोई बड़ा सा अवतरण व्याख्या के लिए दिया जाए तब समझना चाहिए कि इसमें अनेक विचारों का समावेश हो सकता है। यानी जब कोई बड़ा लाइन दिया जाता है तो उसमें कई विचार समावेश हो सकते हैं। कई विचार समावेश मतलब इकट्ठा होना, तो बहुत सारी विचारें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि विद्यार्थी को अवतरण के मूल और गौण भावों की खोज करना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को अवतरण मूल और गौण भाव की क्या करनी चाहिए खोज करनी चाहिए। इसके विपरीत जब 2 पंक्ति का अवतरण दिया जाए तो छात्रों को उन्हीं शब्दों का विवेचना करना चाहिए जिनसे भाव स्पष्ट हो जाए। यानी हमें वैसे ही शब्द लिखने हैं जिससे क्या हो उस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट हो जाए। व्याख्या में इन्हीं गुण भावों का विस्तार होना चाहिए। जो भाव उस पंक्ति से निकल रहे हैं उसी का क्या होना चाहिए व्याख्या में हमारा विस्तार होना चाहिए। उसी भाव को हम व्याख्या में अपने विस्तार करेंगे। उसी भाव को जो पंक्ति से भाव निकल रहे हैं जो मेन मूल भाव है उसी का विस्तार करके लिखते हैं, ना कि थोड़ा मोड़ा जो भाव आते हैं उससे। जो उसमें उस पंक्ति का मूल भाव होता है उसी का क्या करते हैं हम विस्तार करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं समय विवेचन के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में दे देना चाहिए। इस तरह व्याख्या समाप्त होती है। यानी जो उसमें कठिन शब्द होते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो कठिन शब्द आते हैं
उसको क्या करना है कि उसको अंत में उन शब्दों का क्या करना है, हमको टिप्पणी दे देना, उन शब्दों का अर्थ लिख के एक टिप्पणी, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमको क्या करना है, प्रस्तुत कर देना है, जो उसमें कठिन शब्द आए हैं। और इसी तरह से हमारा व्याख्या क्या होगा, समाप्त हो गया। तो आप लोग समझ गए कि व्याख्या हमें किस तरह से करना है और किस प्रकार से करते हैं। व्याख्या करने में सबसे पहले हमें उस लाइन, उस पंक्ति का क्या करना है, मूल भाव को देखना है। अगर हमारा मूल भाव क्लियर हो गया, उस पंक्ति का मूल भाव, इसी का मूल भाव, इसी का क्या करेंगे हम, पहले उस पंक्ति का मूल भाव लिखेंगे यानी भावार्थ, और उसके बाद क्या करेंगे, उस पंक्ति का विवेचना कर देंगे यानी उसको विस्तारित कर देंगे। ठीक है, मूल भाव देखने के बाद, मूल भाव जब हमें अपनी पंक्ति का समझ में आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसका विवेचना, मूल भाव लिखने के बाद उसका क्या करेंगे, विवेचना कर देंगे। ओके, तो इसी तरह हम विवेचना करेंगे। विवेचना करने के बारे में हम लोग ने समझ लिया कैसे विवेचना किया जाता है। व्याख्या के लिए आवश्यक निर्देश क्या होते हैं, क्या क्या निर्देश किया जाता है व्याख्या करने के लिए। देखिए, व्याख्या के लिए मूल अवतरण से व्याख्या बड़ी होती है। जो मूल अवतरण होते हैं उससे व्याख्या क्या होती है, हमारी बड़ी होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई के संबंध में कोई निश्चित सलाह नहीं दी जाती है, यानी व्याख्या में कोई भी लंबाई चौड़ाई कितने भी ज्यादा हो सकती है, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। छात्रों को सिर्फ यह देखना है कि मूल भाव अथवा विचारों को समुचित और संतोषजनक विवेचना हुआ हो, यानी जो एग्जाम दे रहा है उसको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो क्या हो, संतोषजनक हो, उस पंक्ति से रिलेटेड हो, ना कि वो अलग से आ गया हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और करता है, पूछता है, व्याख्या किसी और चीज की करनी होती है और वो लगते हैं कोई और व्याख्या करना। तो ऐसा नहीं करना, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए हमारी व्याख्या, उस लाइन से। इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी और उत्तम व्याख्या लिखी जा सकती है। निश्चित को ध्यान में रखकर क्या कर सकते हैं हम, अच्छा व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद इसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए, यानी इसके बावजूद भी व्याख्या के लिए आवश्यक निर्देश क्या है। व्याख्या में प्रसंग निर्देशक अति आवश्यक है, यानी उस जो भी लाइन दिया हुआ है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी पंक्ति दी हुई है, उसका प्रसंग निर्देश यानी उसका मेन जो मतलब होता है वो जरूरी है। प्रसंग वो कहना जाता है। प्रसंग निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक और संगत होना चाहिए। प्रसंग निर्देशक जो लाइन, प्रसंग मीन्स जो लाइन दिया हुआ है वही होगा, प्रसंग में कंफ्यूज नहीं करना। तो प्रसंग निर्देशक संक्षिप्त, आकर्षक और संगत होना चाहिए। प्रसंग निर्देशक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त, छोटा, आकर्षक, देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे वैसा, और संगत होना चाहिए यानी उस पंक्ति से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अंत में शब्दार्थ लिखा जाए। शब्दार्थ जो होते हैं वो कहाँ लिखा जाता है, अंत में, सबसे अंत में। मूल के विचारों का खंडन मंडन किया जा सकता है। जो उसमें मूल विचार है उस पंक्ति को, उसको क्या बांट छाट किया जा सकता है, काट छाट किया जा सकता है। जो उस पंक्ति का विचार है, काट छाट के लिए सबसे पहले हम बता चुके हैं कि उस पंक्ति का भावार्थ लिखना जरूरी है। ठीक है, भावार्थ लिख के ही हम काट छाट कर सकते हैं उसमें। व्याख्या में मूल विचार भाव का संतोषपूर्ण विस्तार होना चाहिए। ठीक है, मूल के विचारों को गुण दोष पर समान रूप से प्रकाश डालना चाहिए, यानी जो उसमें विचार आ रहे हैं, जो दोष आ रहे हैं, उसको क्या समान रूप से हमें प्रकाश डालना चाहिए। प्रकाश डालने का मतलब है कि उसको लिखना है। ठीक है, प्रकाश डालने का मतलब हमें क्या करना है, उसको अच्छे से लिखना है। यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर अंत में टिप्पणी देनी चाहिए। अगर उसमें लगता है कोई ऐसी बात है जो हो, मतलब होना चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं, अंत में एक टिप्पणी यानी एक अपना सजेशन उसमें दे देना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए कि व्याख्या लिखते कैसे हैं, उसके लिए निर्देश क्या होता है, व्याख्या के प्रकार कैसे होते हैं, किस तरह से व्याख्या लिखा जाता है, उसमें क्या क्या जरूरतें होती है व्याख्या लिखने के लिए। अगर हम उस व्याख्या को काटना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले व्याख्या का भावार्थ लिख दिया। अगर उसमें काट छाट करना है तो सबसे पहले व्याख्या का भावार्थ लिख लेते हैं, और उसके बाद उसके मूल विचार, भावार्थ लिखने के बाद उसमें जो भी हम लोग को काट छाट करना होता है, खंडन मंडन करना होता है, वो क्या करेंगे, हम कर देंगे। इससे एग्जामिनर समझ में आ जाता है कि विद्यार्थी ने जो लाइन दिया हुआ है अच्छे से समझ गया है, जिसकी वजह से वो भावार्थ लिख पाया है और उसका खंडन भी ये कर रहा है। जैसे एक पंक्ति लेते हैं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारी आंखों पर चर्बी छाई हुई है, कंगाल ही कलयुग का कली का अवतार है। यहाँ पर 3 लाइन दिया है और इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये पंक्ति हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी लेखा राधिकर्मण प्रसाद सिंह की कहानी दैत्य नारायण से ली गई है। ठीक है, ये तो मान लो सिंपल में हम लोग जो भी है ये अलग से एग्जाम्पल लिया गया है, तो ये बुक का नाम, लेकिन तुम लोग का जो कहानी आएगा तो बुक से रिलेटेड ही जो लाइन आएंगी वो लाइन होंगी या पंक्ति होगा। तो उसमें पोएम का नाम, तो ये पंक्ति तुमको डालना है कि ये पंक्ति इस बुक से, हम लोग की बुक जो भी है उसके इस कहानी से और इसके राइटर ये है से ली गई है। ठीक है, ऐसे व्याख्या में हमेशा ये लाइन हमेशा लिखना होता है। व्याख्या में जो ये लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक इधर वाला नीचे वाला, ये लाइन हमेशा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है,
कि व्याख्या में जब भी कि जो ये पंक्ति इस पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम जो है क्षितिज से लेसन, इस लेसन का नाम जो भी हो, जिस लेसन से लिया गया है उस लेसन का नाम डालेंगे, उसके राइटर का नाम डालेंगे से ली गई है। ठीक है, उसके बाद इन पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इसको लिखना है कि इन पंक्ति में लेखक धनवानों को यह बताना चाहते हैं, ये लाइन भी कहना है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि हर एक में लिखना होगा कि इस युग में कंगाल ही भगवान है। यानी कहने का मतलब है कि इस युग में जो कंगाल है वही क्या है, भगवान है। वे भगवान को पाने के लिए तीर्थों में जाकर पंडों को धन का दान करते हैं, पर वो धन कंगालों या गरीबों को मिलना चाहिए, क्योंकि कंगाल ही धन के सही अधिकारी है। यानी जो हम दान पुण्य करते हैं वो मंदिरों में जाकर पंडितों को, क्या वो जो पंडे होते हैं वहाँ पे जो पूजा करने होते हैं उनको बहुत सारा धन दे देते हैं असीमित। तो धन कोई काम में नहीं होता है, ऐसा माना गया है। वो धन वो असली में जो होता है सामान्य तौर पर गरीबों को मिलना चाहिए, जिससे वो उनका क्या होगा, कुछ उत्थान हो सके, कुछ वो आगे कुछ कार्य कर सके। ठीक है, क्योंकि कंगाल ही धन का सही अधिकारी है। यानी जिसके पास कुछ नहीं है वही क्या है, धन का सही अधिकारी है। धनी लोग क्या करते हैं, धनी लोग धन के घमंड में चूर है, वे गरीबों की दर्द भरी कहानी नहीं सुनते। यानी जो धनी और गरीबों की कहानी कोई नहीं सुनता, उनकी आंखों पर घमंड का चश्मा चढ़ा है और उन पर चर्बी छाई है। जब तक वे इस चश्मे को उतार नहीं सकते तब तक कली के अवतार के दर्शन नहीं कर सकते। इस युग में भगवान कंगाल है, गरीब है, और उसकी सेवा आज भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ये हमारे कलयुग में मेन जो है वो भगवान की पूजा ही क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी हम भगवान की पूजा करते हैं, जो गरीबों की पूजा करते हैं, तो गरीबों को अगर दान देते हैं तो वही क्या है, उसी की भगवान है, उसी को भगवान माना गया है। हम कलयुग में ऐसा ही माना जाता है। भगवान ने बताया है कि जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो वही क्या होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है। गरीब की मदद करना ही क्या होता है, सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, पुण्य का काम होता है। उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं। किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, यही क्या है, सबसे बड़ा पुण्य है आज के टाइम में। ठीक है, तो पंक्ति का हम लोग समझ लिया कि ये समझ लिए कैसे के लिखना है। तो ये लाइन जो है हमारा 2 लाइन कि ये पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, क्षितिज के लेसन नंबर, जो लेसन का नाम इस लेसन से लिया गया है, अगर याद है आपको तो ये लिखना है, और इसके राइटर ये है। ठीक है, और इन पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि, इतना तक तो आपको लिखना है कि यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लेसन नंबर इससे और इसके राइटर ये है से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि, और इसके बाद उसका भावार्थ लिख देना है जो पंक्ति में कह रहा है। ठीक है, और पंक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया गया है, कंगाल को, तो इसलिए इसमें कंगाल की व्याख्या नीचे की गई। ठीक है, तो उसके बाद जो मूल भाव है, इस पंक्ति से कंगाली का निकल रहा है, तो जो पंक्ति आपको दी गई हो उस पंक्ति का मूल भाव समझ लेना है। उसके बाद उस पंक्ति की क्या करना है, व्याख्या कर देना है। पहले इस पंक्ति का भावार्थ कंप्लीट किया गया यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद इस पंक्ति का क्या किया, व्याख्या अच्छे से किया गया। तो व्याख्या में हमेशा ध्यान रखना, व्याख्या ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा समझ लिया कि व्याख्या कैसे, किस आधार पे और किस प्रकार व्याख्या हमें करनी चाहिए। किसी भी पंक्ति का व्याख्या करने के सबसे पहले उसको मूल भाव को समझना होगा, अच्छे से पढ़ के मूल भाव को समझना होगा। उसके बाद हमको लिखना है कि ये पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के इस लेसन से ली गई है, जिसके राइटर ये है। उसके बाद पंक्ति के माध्यम से लेखक समाज को, या जो भी संदेश आपको मिलता है कि लेखक कहना चाहते हैं कि, और उसके बाद उसका भावार्थ लिखेंगे, और उसके बाद उस पंक्ति का क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग समझ गए कि व्याख्या कैसे किया जाता है और व्याख्या में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके।